जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है, उन्हें क्या क्या कार्य करने होते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां उन्हें दी गई हैं और सैलरी कितनी है, उन्हें कितने हॉलीडे मिलते हैं और उनका प्रमोशन कैसे होता है। ये आपका काफ़ी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो भी था। आप अक्सर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे थे। तो साथियों, मैंने कोशिश करी है बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें समझाने की, जो भी एक फीमेल एसआई को थाने पर जितनी भी चीज़ें करनी होती है और क्या क्या ये पूरा प्रोसीजर होता है, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊंगी। तो आप इस चीज़ को बिना स्किप किए सुनिएगा। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, थाने पे जो वर्क मेल एसआई का होता है, सेम वर्क फीमेल एसआई का भी होता है। बस कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है। कुछ अवकाश में महिलाओं को कुछ विशेष प्रकार के अवकाश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ थानों में महिला एसआई की जो है नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, जबकि कुछ थानों में लगती है। और इसके अलावा महिला संबंधित जितने भी थाने पर केस होते हैं, जो प्रायोरिटी होती है वो पहले महिला एसआई को दी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि मेल एसआई उन केस को सॉल्व नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो फीमेल एसआई को दी जाती है, महिला संबंधित जितने भी अपराध होते हैं। इसके अलावा थाने पर जितना जो वर्क होता है, जो मेल एसआई को करना होता है, सेम फीमेल एसआई को करना होता है। तो ये हो गया कि मेल एसआई और फीमेल एसआई के जो है क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं एसआई के बारे में बताने से देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, दरोगा को हम सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक भी कहते हैं। यह एक थाने के प्रभारी हो सकते हैं, पुलिस चौकी इंचार्ज हो सकते हैं, या फिर जो थाना क्षेत्र होता है उसमें जो हल्के होते हैं उनके वो प्रभारी अधिकारी होते हैं। यानी मेनली उनकी 3 जगह पोस्टिंग होती है जो उसमें लिखा हुआ है। तो आप जब भी रहेंगी कहीं ना कहीं प्रभारी के तौर पे रहेंगे, तो आपके पास जिम्मेदारियां भी होंगी और आपको सारी चीज़ें देखनी भी होंगी। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए, सिलेक्शन होने के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, देन फिजिकल टेस्ट क्लियर करना होता है। उसके बाद में जब आप दोनों चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, फिर आपकी मेरिट बनती है। उसके बाद भी फिर आपको मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होता है। उसके बाद पुलिस विभाग की तरफ से आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। फिर आपकी 1 साल ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके पश्चात भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। देन आपकी पोस्टिंग जो है जनपद में की जाती है। ये सारा प्रोसेस रहा आपके सिलेक्शन होने का। जब आपकी जनपद में पोस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपकी थाने में पोस्टिंग की जाती है कि भाई इनको अब इस थाने में ऐसे ऐसे डिप्लॉय करना है। तो अब ये हो गया कि सिलेक्शन के बाद क्या चीज़ें होती हैं। तो अब आप थाने पर आ चुके हैं, तो आपको देखिए क्या क्या कार्य करने होंगे। तो देखिए, थाने का जितना भी हम संपूर्ण संचालन जो होता है वो एसआई के अंडर में ही होता है। तो आपको क्या देखनी होती है, तो फील्ड ड्यूटी करनी होती है आपको या ऑफिस ड्यूटी करनी होती है। थाने पर 2 ही तरह की ड्यूटी होती है, एक फील्ड ड्यूटी और एक ऑफिस ड्यूटी। तो मैं पहले फील्ड ड्यूटी के बारे में बात करूंगी। देखिए, फील्ड ड्यूटी में आपको क्या करना होता है, मतलब आपको क्षेत्र में रहना है, बाहर जाना है, ठीक है। आप उसमें थाने पर नहीं रह सकते। फील्ड ड्यूटी में ये है कि मतलब भी आप थाने पर आएंगे, जो भी आपको काम बताया जाएगा उसे करने के लिए आप फील्ड में चले जाएंगे, चाहे आपको गश्त करना है, चाहे कुछ भी चीज़ करनी है। ऑफिस ड्यूटी में आपका टाइम फिक्स होता है, 10 to 5 होता है, जबकि फील्ड ड्यूटी में आपका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो फील्ड ड्यूटी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फील्ड ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है। देखिए, जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो इनमें जो है हाई सिक्योरिटी अलर्ट होता है। तो इनमें हमें जो है चेकिंग वगैरह उस टाइम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस टाइम पे हमें रेलवे स्टेशन को भी चेक करना होता है और भी बस स्टॉप्स होते हैं, तो उस टाइम चेकिंग करना होता है। अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी वीआईपी आ रहे हैं या कहीं भी वीआईपी जो है मूवमेंट हो रहा है, कोई सांसद हैं, विधायक हैं, वो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो भी आपको जो है वहाँ पे व्यवस्था दिखवानी है, आपको चेकिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इसके अलावा जहाँ भी आपका थाना क्षेत्र होगा, वहाँ पे कुछ चौराहों के पॉइंट होंगे, वहाँ भी आपको चेकिंग करनी होती है, ई चालान करने होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। और देखिए, जितने भी वर्ष में चुनाव होते हैं उनमें आपको ड्यूटी करनी होती है। आपके थाना क्षेत्र में जितने भी जुलूस हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उनमें आपकी ड्यूटी लगती है। परीक्षा ड्यूटी बंदोबस्त करना होता है। इसके अलावा बैंक चेकिंग करनी होती है।
एक है, देखिए आप थानों में आजकल एमएसटी और एंटी रोमियो भी जो है चल रहा है, तो इसके तहत भी जो है जो प्रभारी बनाया जाता है वो महिला एसआई को ही बनाया जाता है। रात्रि अधिकारी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं फील्ड में। तो फील्ड में ये सब चीज़ें आपको चेकिंग करना है, बाहर जाना है, और आपके मतलब थाना क्षेत्र में आपको गश्त करनी है, आप अपनी टीम के साथ में या प्रभारी के साथ में, तो आपको गश्त पे भी जाना होगा। तो आपको मतलब सारा फील्ड की चीज़ें देखनी है। तो अब ये हुई आपकी फील्ड ड्यूटी। तो देखिए फील्ड ड्यूटी आपकी फिक्स नहीं होती है, लेकिन आफ्टर जैसे कुछ टाइम या मतलब जब महिलाओं की जो शादी हो जाती है तो वो चाहते हैं कि उनका टाइम जो है ड्यूटी का फिक्स हो, क्योंकि उन्हें फैमिली को भी साथ लेके चलना होता है। तो वो सोचते हैं कि भाई 10 to 5 कहीं हमें जो है ऑफिस में हमें अटैच कर दिया जाए। तो देखिए जनपद में काफ़ी सारे ऑफिस बने हुए हैं जिन पे 10 to 5 जॉब होती है, तो वहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है। तो ऑफिस ड्यूटी में जैसे कि आपका महिला हेल्प डेस्क आ गया, तो उसके प्रभारी के तौर पर महिला एसआई को बनाया जा सकता है। दिवसाधिकारी रहते हैं यानी डे ऑफिसर, आपको थाने पे रहना होगा। इसके अलावा अभियोजन कार्यालय है, समन सेल है, जो हमारा पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर है लखनऊ में, वहाँ पर अटैच हो सकती हैं। इसके लिए लेकिन आपको लखनऊ ही रहना होगा। तो जितने भी, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है 100 आइलैंड के, सबके हेडक्वार्टर जो हैं वहीं पे ही हैं जो है लखनऊ में, तो वहाँ अटैच हो सकता है। इसके अलावा पुलिस परामर्श केंद्र है, परिवार परामर्श केंद्र है। तो देखिए ये जो है जनपद में, किसी हर जनपद में ये ऑफिस होते हैं और इनका अपना अलग अलग काम होता है। तो हम इनके यहाँ पे इनमें क्या क्या काम किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ऑफिस में कहाँ कहाँ पे आपकी ड्यूटी रह सकती है। देखिए मेनली जो ड्यूटी सबसे ज़्यादा होती है वो फील्ड में ही होती है, ऑफिस में ड्यूटी कम होती है, लेकिन फिर भी जो जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एक बच्चा खोया पाया विभाग है, यहाँ भी ऑफिस ड्यूटी होती है। ह्यूमन राइट्स सेल है, आपके एसपी, एसएसपी, एसपीसीटी इनके ऑफिस होते हैं जनपद में, वहाँ पे भी ड्यूटी लगती है। मतलब महिला एसआई हैं या फिर मेल एसआई हैं, उनकी भी ड्यूटी होती है। ऐसी नहीं है कि यहाँ पे महिला एसआई की होती है, वहाँ पे मेल एसआई की भी ड्यूटी होती है। एलआईयू है, इंटेलिजेंस है, यहाँ पे आप सिविल ड्रेस में भी जो है जॉब कर सकती हैं। इसके अलावा जीआरपी हो गया, एयरपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म में ही रहना होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि आप जहाँ आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आउटडोर इंडोर स्टाफ होता है, तो सब पुलिस से ही जाते हैं। तो देखिए ये रही आपकी ऑफिस ड्यूटी। तो ऑफिस ड्यूटी में आपको थोड़ा सा ये होता है कि टाइम फिक्स होता है। ऐसे नहीं होता कि ऑफिस ड्यूटी में आपको कम काम करना है, काम उतना ही करना होता है, लेकिन ऑफिस ड्यूटी में आपका टाइम फिक्स हो जाता है, जबकि फील्ड ड्यूटी में हमारा टाइम फिक्स नहीं होता है। तो ये हमने बात कर ली ड्यूटी के बारे में। तो देखिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि महिला दरोगा को क्या पावर दी गई है। देखिए आपको जो पावर दी गई है, जितने भी महिला संबंधी अपराध आपके थाने में होते हैं तो उनको आपको देखना ही होता है, और साथ साथ जैसे जितने भी महिला संबंधी प्रार्थना पत्र आएंगे, आईजीआरएस होंगे, उनकी आपको जांच करनी होती है। जैसे कि जो हीनियस क्राइम होते हैं उनमें जब महिला पीड़िता होती है तो उसका मेडिकल होता है, तो उसमें भी आपको जाना होता है। हालांकि जो नॉर्मल चीज़ों में जो मेडिकल होता है तो उनमें जो है महिला कांस्टेबल भी चली जाती हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा सीरियस है तो उसमें आपको जाना पड़ता है। इसके अलावा जैसे आपको जो और विवेचनाएं भी करनी होती हैं, जैसे 4/25 है आर्म्स एक्ट का, 3/25 है, 13G है, 151 है। इसके अलावा जो और विवेचनाएं जैसे कि आपका जितने भी केस हैं, जैसे कि आपका ये डॉरी हो गया, रेप हो गया, मारपीट है, घरेलू हिंसा है, जलाना मारना, मतलब इतनी जो भी चीज़ें हैं महिलाओं संबंधित आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो ये रहा आपकी पावर। देखिए आपकी पावर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप किसी पे रोब दिखाएंगे। पावर का मतलब होता है आपको सीआरपीसी आईपीसी के तहत जो पावर दी गई है काम करने की, आपको वो काम करना है। यही आपकी काम है और यही आपकी शक्तियाँ हैं इसमें। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं दोबारा बता रही हूँ। देखिए ग्रेड पे 4200 है, मूल वेतन आपका 35,400 रहता है। इसके अलावा जो आपके भत्ते हैं ये सारे भत्ते होते हैं। इसमें एनपीएस भी डिडक्ट होता है, तो एनपीएस डिडक्ट होता है वो 10% डिडक्ट होता है आपके मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का। प्रेजेंट में महंगाई भत्ता जो है 38% है। तो शुरुआत में जो आपका वेतन रहेगा वो 45,000 से 50,000 रहेगा एनपीएस कटने के बाद में। तो ये हो गया आपका वेतन। तो इसके अलावा वेतन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है बहुत अच्छे से, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अब देखिए आपका वेतन हो गया, तो हमने अब तक सारी चीज़ें 1 by 1 डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम
उसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस तरह के अवकाश मिलते हैं। तो देखिए, अवकाश के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस में छुट्टियां कम मिलती है, और ये चीज़ सही भी है। और जब भी कोई फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो छुट्टियां जो हैं बंद हो जाती हैं, क्योंकि उस समय जो है फोर्स की ज़रूरत होती है, तो छुट्टियां उस टाइम बंद हो जाती हैं। तो देखिए, अवकाश भी दो तरह से डिवाइडेड है। एक तो वो जो आपको हर साल छुट्टियां मिलती हैं, दूसरी छुट्टियां वो होती हैं जो आपको संपूर्ण सर्विस के दौरान मिलती हैं। तो जो आपको हर साल मिलेंगी वो आपको ईएल और सीएल मिलेंगी। तो ईएल आपकी क्या होती हैं? देखिए, 300 ईएल का आपको रिटायरमेंट के टाइम जो है भुगतान किया जाता है। इसके अलावा जो भी ईएल आपकी बचेंगी वो आपकी लैप्स हो जाएंगी, यानी बेकार हो जाएंगी। सीएल आपको पूरे साल में 30 सीएल मिलती हैं, वो आपको दिसंबर तक ले लेनी होती हैं। अगर आपने दिसंबर तक नहीं ली हैं तो वो भी लैप्स हो जाती हैं, क्योंकि अब मान लो आपने 20 सीएल ली है 31 दिसंबर तक, तो 10 सीएल जो है ना तो उनका आपको कोई भुगतान किया जाएगा ना, वो आपकी नेक्स्ट ईयर में ऐड होगी, वो लैप्स हो जाएंगी। तो ये रहा ईएल और सीएल। देखिए, ईएल जो होता है ये अर्जित अवकाश बोलते हैं, क्योंकि आपको ये एक तरह से अर्जित अवकाश इसलिए कहते हैं, आपको 20 दिन काम करने पर एक दिन का ईएल मिलता है। तो ये आपकी पूरा ऐड होके आपको 30 ईएल मिलती हैं साल की। साल में आप कभी भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें टुकड़ों में ले सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें एक साथ ले सकते हैं। तो ये रहा आपका ईएल और सीएल। इसके अलावा कुछ ऐसे अवकाश होते हैं जो आपको संपूर्ण सर्विस के दौरान दिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, मेडिकल अवकाश है, तो ये महिला या पुरुष को पूरी सर्विस में 1 साल का मिल सकता है। पैतृक अवकाश है, पिता होने पर जो है मेल एसआई को मिलता है 15 दिनों के लिए। इसके अलावा एमएल है, यानी आपको 2 बच्चों पर 6-6 महीने के हिसाब से 2 बार मिल सकता है। इसके अलावा सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव, ये 2 वर्ष तक का मिल सकता है अगर आपके बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है, यानी बच्चों की देखभाल के लिए आपको मिलता है। तो देखिए, ये अवकाश हैं जो महिला पुलिसकर्मियों को दिए जाते हैं। तो ये रहे आपके हॉलीडे। तो आपने देख लिया होगा कि देखिए, छुट्टी इतनी कम भी नहीं है, ठीक है छुट्टियाँ। बाकी जो है मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी छुट्टियों की थोड़ी व्यवस्था अच्छी है कि भाई उन्हें जो है महिला देखते हुए उन्हें फैमिली को भी देखना होता है, बच्चे भी होते हैं, तो इसके हिसाब से महिलाओं को इसमें अच्छी छुट्टी दी गई है, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। उसके बाद में देखिए, अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। तो देखिए, प्रमोशन जो होता है आप भी जानते हैं कि प्रमोशन का टाइमिंग जो है थोड़ा सा 8 से 10 साल होता है आपका जो सेकंड प्रमोशन होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो लगभग 8 से, ऐसा माना जाता है लगभग 8 से 10 साल बाद आप इंस्पेक्टर के पद पे प्रमोटेड हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कार्यशैली है, आपका जो समर्पण कितना है विभाग के लिए, और आपका जो है अब तक वर्क रोल कैसा रहा है, कैरेक्टर रोल कैसा रहा है, उसके बेस पे ही आपका प्रमोशन किया जाता है, तो इंस्पेक्टर बन जाते हैं। दूसरा प्रमोशन आपका, यानी आपकी सर्विस से 16 से 18 साल बाद में, या आपका क्षेत्र अधिकारी आपने सुना होगा, सीओ, सर्किल ऑफिसर, डिप्टी एसपी भी बोलते हैं, इनके पद पर होता है। तो देखिए, यहाँ तक तो सबका हो ही जाता है। बाकी जो थर्ड प्रमोशन होता है, देखिए आपकी 26 से 28 साल बाद होता है, तो यहाँ तक कम लोगों का प्रमोशन हो पाता है, क्योंकि उससे पहले सर्विस का टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो इंस्पेक्टर से ही रिटायर हो जाता, डिप्टी एसपी से ही रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, एएसपी पे नहीं होता है, उनका भी होता है, लेकिन उस पद पर हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस एज में जो है विभाग में आए हैं, उस टाइम आपकी एज कितनी है। तो क्योंकि इसको प्रमोशन ही सबसे लेट होता है, तो तब तक 26-28 साल लगभग लगा लीजिए आपकी सर्विस से। तो इस वजह से मान लो जैसे कि आपका 30 साल की एज में आप आए, तो आपको 28 साल बाद मिल रहा है ये, तो फिर 58-60 के आसपास आप पहुंच जाते हैं, तो इसलिए ये प्रमोशन तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं। बाकी डिप्टी एसपी तक आपका आपका आराम से प्रमोशन हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं प्रमोशन तक की, ठीक है। साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी। देखिए, आपको इस पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके माइंड में एक ना कोई रूपरेखा तैयार हुई होगी कि भाई ये जॉब किस तरह की है। देखिए, जैसे और डिपार्टमेंट में आपको जॉब करना होता है, मेहनत करनी होती है, देखो अब मेहनत तो आपको यहाँ भी करनी होगी, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट में ये नहीं है कि पुलिस में आपको ज़्यादा वर्क करना होता है। बात ये होती है, देखिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, काम तो आपको वहाँ पे भी करना होगा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट देखिए अनुशासन का भी डिपार्टमेंट होता है, तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा और डिपार्टमेंट के मुकाबले आपको ज़्यादा वर्क करना होता है, लेकिन देखिए आपको फैसिलिटी भी दी गई है उस तरह की, और साथ साथ देखिए अच्छा जॉब है, सम्मानित पद है, आपको समाज में काम करने का मौका मिलता है, आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, मतलब अच्छा पद है, और
आपको जो लोग चाहते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा मौका पर डे मिलता है। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भाई हाँ, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो साथियों, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।